मुलाकात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर के हालात से लेकर सियासत तक और हालात में आपको नाज़रीन बताते चले। शोपियां के हांजीपोरा में एनकाउंटर। आज सुबह सुबह खबर मिली कि शोपियां के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी और उसी मौजूदगी के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। रात यूं कहें तो शाम देर गए तक इलाके में गोलीबारी चलने की आवाज़ सुनाई दी। अभी कुछ देर पहले शाम गए हमें वहां से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि फोर्सेस ने यहां एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार भी किया है। शोपियां का वाक़ा हांजीपोरा शोपियां, और ये एनकाउंटर आज सुबह ही शुरू हुआ था। कुल मिला के जनूबी कश्मीर का ये इलाका लगातार एनकाउंटरों की खबरें और एनकाउंटरों की इसी खबरों के साथ जनूबी कश्मीर के इस इलाके में तनाव सूरत कशीदा, और कशीदा सूरत के दौरान इलाके की मुख्तलिफ इलाके के आसपास के गाँव में भी आज फोर्सेस की इजाफी नफरी को बढ़ाया गया था और सूरत हाल पर पूरी नजर रखी जा रही थी। चलिए, ये शोपियां का एनकाउंटर की सूरत हाल, लेकिन हमें दूसरी खबर भी मिली है। शाम गए कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में खबरें हैं कि तेज़ हवाएं चली हैं, बारिशें भी हुई हैं और पहाड़ों पे बताया जाता है कि आसमानी बिजली भी गिरी है। और आसमानी बिजली गिरने का वाक़ा गुलमर्ग के ऊपरी इलाके में भी देखने को मिला है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक गुलशन पोस्ट पर बताया जाता है कि बिजली के गिरने से ये फौज का एक जवान भी मारा गया है, जिसकी शिनाख्त सिपाही मनदीप सिंह नेगी साकिन वहिल उत्तराखंड के बतौर की गई है। चलिए, ये अब दूसरा पहलू भी चलते हैं। आपको बताते चलें, इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हुआ था और सीज फायर के दौरान आबादियों ने बड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन इस साल का यूं कहें सीज फायर का अब तक का पहला ऐसा वाक़ा है जिस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आई हैं और बताया जाता है कि टंगदार के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में एक इन्फिल्ट्रेशन यानी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम भी बनाया गया है। और दरअंदाजी की इस कोशिश में बताया जाता है कि भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है, जबकि 30 करोड़ रुपए की हीरोइन भी दावा किया गया है कि वो जब्त की गई है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगदार कुपवाड़ा के इलाके की सूरत, वहां से खबरें हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है और ये इस साल का पहला ऐसा वाक़ा है। याद दिलाना चाहेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब की बार तनाव को कम होते हुए भी देखा गया था और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी आयद हुई थी और दोनों तरफ की अफवाह से लेकर अवाम ने राहत की सांस ली थी। लेकिन आज पहला वाक़ा इस साल का देखने को मिला है। और चलिए नाज़रीन, अब हम दूसरे और बड़े पहलू पर चलते हैं। ये नज़र आपकी भी थी, वो हमारी नज़र भी थी। वो कल 3 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, रात 7 बजे ख़त्म हुई और मीटिंग से पहले उम्मीदों के पहाड़ खड़ा हुए थे। उम्मीदों के पहाड़ कश्मीर में भी खड़ा हुए थे। लीडरान ने बयान भी दिए थे। कश्मीर से दिल्ली जाने से पहले बताया था कि हम दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की सारी सूरत पर नज़र रखते हुए कुछ न कुछ दिला के रहेंगे। और कश्मीर में कुछ लोगों ने बताया था कि कुछ न कुछ सही तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन क्या कुछ मिला उसका खुलासा कल शाम गए ही हो ही गया। बॉडी लैंग्वेज भी लीडरान की बता रही थी कि ये मीटिंग जो है, इस मीटिंग में वो सब कुछ हासिल नहीं कर सके जिसका यहाँ पे दावा किया गया था। आज भी इसी मीटिंग के हवाले से चिमेर गोया रही, सोशल मीडिया पर भी बहस रही और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि कल की मीटिंग में यूटी और यूपी को एक साथ मिला के देखा गया। यानी ये बताया गया कि उधर यूपी में इंतखाब होंगे, इधर यूटी में भी इंतखाब होंगे और कल की मीटिंग कुल मिला के इंतखाबात पर ही महवर रही है। ये कल की मीटिंग के हवाले से। लेकिन आज हमारे साथियों ने मुख्तलिफ लीडरान से बातें की। दिल्ली में मेरे साथी अशफाक गौहर ने आज साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला से भी बात की। महबूबा मुफ्ती का भी ख़ुसूसी इंटरव्यू लिया। गुलाम नबी आज़ाद से भी जाना पूछा और क्या कुछ सूरत रही दिल्ली में, ये हम आपको बताते चलेंगे। दिल्ली में लीडरान का क्या बयान है, लेकिन कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कल की इस सारी सूरत पर नजरें सबकी थी। सब जानते थे, समझते थे कोई बात होगी। 370 के हवाले से सब लोगों की खास नजरें कश्मीर में थी, लेकिन बताया जाता है कि बात की मुद्दों पे मीटिंग में बात हुई। 370 पे
हवाई ही हुई और 370 के हवाले से बताया गया कि जब महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि 370 गैर कानूनी तौर पे उस दिन हटाया गया है, तो फौरन ही किसी दूसरे कश्मीरी लीडर ने बता दिया, उन्हें टोक दिया और बता दिया कि 370 का मामला तो अदालत में है, उस पर यहाँ बात क्या करनी। बात तामीर तरक्की की यहाँ वज़ीर-ए-आज़म से की जाती है, बात डिलिमिटेशन से के हवाले से करनी है, और बात करनी है यहाँ पे इंतखाबात के हवाले से। किस्सा कुर्सी का दिल्ली में देखा गया और 14 मेंबरान जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने थे, वो जब दिल्ली पहुंचे थे तो मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनका इस्तकबाल किया था। लेकिन इस इस्तकबाल के फ़ौरन बाद जो मीटिंग हुई, बताया जाता है कि 5 ही मेंबरान को बात करने की इजाज़त मिली और पहले जो 5 मिनट की बात करने की बात थी वो लंबी होती गई। और इस दौरान जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर की हालात और हालात से लेके कुर्सी का किस्सा खूब गश्त रहा दिल्ली की कल की मीटिंग में। अशफाक गौहर दिल्ली से मेरे साथ सीधा जुड़ने की इस वक्त हम उससे कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनसे राब्ता होता है हम आपको उनके पास लिए चलेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आज जिन लीडरान से उनकी बात हुई है उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या बताया कल की मीटिंग से। अगर कल की मीटिंग के हवाले से हम देखें तो प्रोफेसर भीम सिंह ने बड़ा खुलासा किया था और दिल्ली के एक पोर्टल को कल देर गए उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें लगता है कि वही पुरानी बात दोहराई, कश्मीर के लीडरान ने वही पुराना मामला दोहराया। और जो पहले भी दिल्ली में एक बात, कश्मीर में एक बात, मीटिंग के अंदर एक बात, बाहर निकल के मीडिया को दूसरी बात, ये प्रोफेसर भीम सिंह के बयानात के साथ जाहिर होता था। और अशफाक गौहर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने का, आपका जुड़ने के लिए हमारे लिए। अशफाक, जानना चाहूँगा सबसे पहले दिल्ली का ज़रा टेम्परेचर बताइए। कल की इस मीटिंग के बाद दिल्ली का पारा कितना चढ़ा हुआ है, आसमानी पारा भी और सियासी पारा भी? सनम, बिल्कुल अगर मौसम के मिजाज की आप बात करेंगे तो बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसी गर्मी की शिद्दत जो है वो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बाहर भी आज भी देखने को मिली है। और जिस तरीके से कल हमने देखा कि लगातार मीटिंग्स का सिलसिला चला, तकरीबन 3-3.5 घंटे से ज़्यादा वक्फे तक जम्मू कश्मीर की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठी, होम मिनिस्टर वहाँ पर थे, कौमी सलामती के मुशीर थे और अपनी अपनी बात सब ने रख दी है। और उसके बाद जो अगर कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन या ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट आया, होम मिनिस्टर ने कुछ ट्वीट किया जिससे इस बात की अक्कासी हुई कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ होगा। और उसका अगर हम पोस्टमार्टम करें तो 2 चीजें बड़ी अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबकी बात सुनी, ये सारे लीडर बोल रहे हैं। उसके बाद हदबंदी होगी, इस पर भी सारे लीडर जो है वो मुत्तफिक हो गए हैं। लेकिन हदबंदी के बाद क्या रियासत का दर्जा बहाल होगा या चुनाव होंगे, ये एक ऐसा सवाल था जिस सवाल का जवाब कोई भी लीडर हमें नहीं दे पाया। आज पूरे दिन जब हमने भी अपना थर्मामीटर, अपना कैमरा लगाने की कोशिश की और पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हमारी बात हुई, इंटरव्यू किए गए, उन्होंने जरूर अंदर क्या हुआ उसका ने जरूर बात कही है, लेकिन बड़े मुद्दों पर क्या कुछ एश्योरेंस हुई उस पर वो खामोश रहे। और इतना जरूर एश्योर किया कि एक कॉर्डियल माहौल था और उस कॉर्डियल माहौल के बीच उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी जरूर होगी। अशफाक, आज आपने साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला से भी बात की, आपने महबूबा मुफ्ती से भी बात की, गुलाम नबी आज़ाद से भी बात की, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से भी बात की। कश्मीर के 3 बड़े फेसेस थे जो मीटिंग में थे। जानना चाहेंगे आपने क्या देखा उनमें, क्या इन लोगों ने जो कश्मीर में आवाम को बताया था या इस मीटिंग से पहले यहाँ जो बताया था, क्योंकि 370 पे, क्या इन लोगों ने 370 की वही वकालत की जिसका यहाँ पे दावा किया था? तारिगामी का आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया था हम दिल्ली जाएंगे, हम कश्मीरियों के काज की वकालत करेंगे। तो इस मीटिंग में क्या वाकई इन्होंने कश्मीरियों के काज की वकालत की या खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने वाली बात हो कर गई? देखिए, जहां तक वकालत की बात करें, जो हमें इनर सोर्सेज से खबर मिली है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस हर एक लीडर ने जरूर ये कोशिश की कि ये बताया जाए कि देखिए जो सिचुएशन है वो ये है कि 35A और 370 जो हटा है उसके बाद सिचुएशन खराब हुई है, उसके बाद कंट्रोल में नहीं है और इसकी रेस्टोरेशन की राह ढूंढी जाए। अगरचे 2 तरह की लीडरशिप वहां पर देखने को मिली। एक लीडरशिप ने जरूर इसको टोका और ये कहा कि देखिए ये मामला सब जुडिस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जरूर ये कोशिश की कि इस पिच को आगे किया जाए 370 और 35A को। लेकिन बड़ा सवाल, एक कंसेंसस जो मुझे आज सब लीडर्स से बातचीत के दौरान पता लगा वो ये था कि ऑलमोस्ट सारे लीडर इस बात पर मान रहे थे कि ये सब जुडिस है, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हम हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के बाहर। लेकिन
370 पर क्या कोई एश्योरेंस मिली है? इस पर कैटेगोरिकली मुझे गुलाम नबी आजाद ने साफ करते हुए कहा कि जब यह मामला ऐवान के अंदर उठा तो कोई रिएक्शन न तो वजीर आजम साहब की तरफ से आया, न कौमी सलामती के मुशीर की तरफ से आया, और ना ही वजीर दाखिला ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है, क्योंकि उसी वक्त मारूफ वकील ने एक बड़े सियासी लीडर ने इस बात का इशारा किया कि मामला जी सब जुडिस है, इधर बात करना मतलब तौहीन अदालत होगा, जिसके बाद यह मामला उधर ही छोड़ा गया और नेक्स्ट जो बात हो रही थी वो फिर डिलिमिटेशन थी, और डिलिमिटेशन से के बाद क्या स्टेट होना चाहिए या चुनाव होने चाहिए, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज जो अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। महबूबा मुफ्ती ने आज जब हमारे साथ बात की, जो आज 10 बजे चला रहे हैं अपनी सिस्टर चैनल गुलिस्तान न्यूज पर, तो उसमें उन्होंने एक बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर कर दी है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए, रेस्टोर स्टेट हो ये वेलकम है, लेकिन अगर चुनावी बिगुल बजता है और स्टेट भी रेस्टोर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती की जात इस चुनावी दंगल में नहीं आएंगी। ये 370 और 35A जो है ये आर्टिकल ऑफ फेथ है उनके लिए, और जब तक ये रेस्टोर नहीं होगा तब तक वो चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जमहूरियत के अंदर यकीन रखती है और किसी भी जमहूरी प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेगी। पार्टी मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसला भी ले सकती है। अशफाक, दो जो सवाल मेरे हैं इनका मुख्तसरन आप जवाब देंगे। पहला सवाल यही मेरा है कि बॉडी लैंग्वेज जो मुझे नजर आई, जो मैंने टेलीविजन पे देखा, कश्मीरी क़यादत की या कश्मीरी लीडरशिप की वो नहीं थी, और अगर बॉडी लैंग्वेज सही होती या सही कुछ कराया होता तो एक जॉइंट स्टेटमेंट इन लीडरान का जो वकार अलायंस है खास तौर पे उनका आया होता। एक सवाल ये। दूसरा ये कि अगर महबूबा मुफ्ती इंतखाबात नहीं लड़ती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो लोग हैं वो इंतखाबात के लिए उतावले दिखे जा रहे हैं, तो क्या गुपकार अलायंस अब रह पाएगा? थोड़ा सा आपका विश्लेषण, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा क्या कहता है? जहां तक महबूबा मुफ्ती की मैंने आपको बात की तो आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये और 370 के बगैर चुनाव करवाए जाते हैं वो भी चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेगा। इस बात को कल उन्होंने अपनी इस बातचीत के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग हुई है उस दौरान उन्होंने इस बात को भी कहा है। लेकिन आज जब मैंने इन लीडर से बात की, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मुझे गुलाम नबी आजाद की बातों में नजर आया। बाकी कोई भी आदमी ये कहने से कासिर रहा कि आज की मीटिंग के अंदर क्या मिला और रेस्ट आगे अगर मीटिंग होगी तो क्या कुछ हो सकता है। सबने अपनी हिकमत अमली को गिनाया और उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम साहब जो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल की बात सुनने आया हूं, दिल की बात सुन रहा हूं, दिल्ली और दिल को दूर करने की जो दूरियां हैं इसे दूर करूंगा, और जिस पेशेंस के साथ पूरी बात को सुना उससे उन्हें इस बात का अंदाजा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो सकता है। अब ये कुछ बेहतर क्या होगा? जब ये सवाल मैंने महबूबा मुफ्ती से पूछा तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज नंबर 1 होना चाहिए। जो आर्बिट्रेटरी ऑर्डर्स दिल्ली से रोजाना आते हैं, मुलाजमों के लिए आते हैं, माइनिंग के लिए आते हैं, या 10 तरह के और ऑर्डर्स आते हैं, वो रुकने चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जलील किया जा रहा है, और जो डिलिमिटेशन पर खदशात है अगर वो दूर नहीं किए गए तो उन खदशात से मजीद खराबी जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है, महबूबा मुफ्ती ने कहा। तो कुल मिलाकर अब आप ये समझ सकते हैं कि लीडर जिनसे भी हमने आज बात की है, कॉन्फिडेंस उनका है जरूर कि कुछ होगा, लेकिन आगे किस तरीके से बढ़ा जाए इसके बारे में किसी के पास भी रोड प्लान अभी तक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशफाक गौहर पूरी जानकारी के लिए, पूरे तज्ज़िये के लिए। रोड मैप अशफाक बता रहे थे कि उन्हें नहीं लग रहा है, और रोड मैप के हवाले से बताते चलें, सोशल मीडिया पे बहस है, कश्मीर में बताया जा रहा है कि रोड मैप है, वो है वज़ीर आज़म का रोड मैप, और वज़ीर आज़म का रोड मैप है यूटी और यूपी एक साथ चलेंगे। ये कश्मीर की सियासत है, लेकिन आपको बताएं कि रात 10 बजे देखना ना भूलिए गुलिस्तान टेलीविजन। मेरे साथी अशफाक गौहर ने महबूबा मुफ्ती से खास मुलाकात की है हमारी सिस्टर कंसर्न गुलिस्तान टेलीविजन पर रात 10 बजे। क्या पाया महबूबा मुफ्ती ने, क्या खोया महबूबा मुफ्ती ने, और क्या होगी आगे की सियासत, ये सब पूछा महबूबा मुफ्ती से मेरे साथी अशफाक गौहर ने। तो रात 10 बजे देखना ना भूलिए, ट्यून कीजिएगा गुलिस्तान टेलीविजन। लोकल डिश पे चैनल नंबर 167 पे आपको मिल सकती है, लोकल केबल पे, और इसके साथ साथ हम एयरटेल, टाटा स्काई और दूसरे सभी प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, लेकिन हम दूसरे पहलू पे चलेंगे। जिस तरह अशफाक ने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो सियासत में इलेक्टोरल प्रोसेस जो होती है वो इस तरह की होती है, वो इसमें नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे अगर ये सब कुछ होता है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, जहां महबूबा मुफ्ती नहीं लेगी हिस्सा,
जहां उमर के बारे में भी बताया गया, क्योंकि उमर ने कल की इस मीटिंग में ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन ज़रा ये ट्वीट आप देख लीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका तर्जुमान और आगा रूहुल्ला का है। आगा रूहुल्ला महदी का ये ट्वीट, ए ह्यूमन डज नॉट टर्न हिमसेल्फ इन ए डॉग फॉर पीस ऑफ बोन। हड्डी के लिए आदमी अपनी खसलत नहीं बदल सकता है। ये आगा रूहुल्ला महदी का ट्वीट है। बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान रहे का ये ट्वीट बहुत कुछ बता देता है कि सब ठीक ठाक नहीं है। और आगा रूहुल्ला से बाद दोपहर मैंने खुद बात की, पूछा उनसे इस ट्वीट का मतलब, और ये भी पूछा उनसे कि आगे आप क्या करेंगे, किस तरह की सियासत करेंगे। तो आगा रूहुल्ला का जवाब था कि इलेक्टोरल प्रोसेस से उनका यकीन उठ चुका है। और मैंने जब उनसे पूछा कि कश्मीर की क़यादत गई थी दिल्ली बातचीत करने, कितने मुतफिक, कितने मुतमईन हैं आप उनकी से, तो उनका यही कहना था कि सब एक थाली के, मैं शब्द इस्तेमाल, उनका वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कोट अनकोट, सब एक थाली के चिट्ठे बट्ठे हैं। और ये कौम की क़यादत नहीं, कुर्सी की लड़ाई के लिए गए थे। ये आगा रूहुल्ला का तेज तरार बयान जो उन्होंने हमारे साथ खूब बात करते हुए बताया। ये ट्वीट बहुत कुछ बता देता है। ये ट्वीट बता देता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अब खलबली शुरू हो चुकी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये खलबली पिछले काफ़ी दिनों से थी। और कल जब जिस तरह से ये बताया जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद आगा रूहुल्ला का ये ट्वीट बहुत कुछ समझाने के लिए है। और ये अभी इब्तिदा है, देखते हैं और कितने लोग इस तरह के बयानात, इस तरह के ट्वीट और इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं। लेकिन हमने दूसरी जमातों से भी बात की। हमने सबसे पहले आज बीजेपी के लीडर एजाज अहमद से पूछी। नेशनल लीडर हैं बीजेपी के एजाज अहमद, और कश्मीर के बालहामा के हल्का इंतखाब से वो पिछले दिनों डीडीसी के इंतखाबात भी जीते थे। हमने उनसे पूछा कि बीजेपी भी इस मीटिंग में थी, और बीजेपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें, वो सियासी लीडरान जिन्हें कल तक बीजेपी वाले गुपकार गैंग वाले कहते थे, उन गुपकार गैंग वालों ने दिल्ली में मीटिंग भी की। और उनके इस मीटिंग के हवाले से क्या है आपकी नज़र? पाकिस्तान से हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, या जो हमारे एमएलएज होंगे या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स होंगे या जो भी लोग इस चीज को हमेशा बार बार, मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की ओर से एजेंट्स बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे बात करते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ओवरसीज मिनिस्ट्री है, ऐसे ट्रैक 2 में ऐसे कई चीजें हैं जिससे हम लोग जो बातचीत गवर्नमेंट की ओर से करनी चाहिए वो करेंगे। लेकिन बार बार इसमें इंटरफेयर करना, इससे मुझे ये दर्शाता है कि ये लोग, यहाँ का जो माहौल है जो अभी पीसफुल तरीके से चल रहा है, ये लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उस पीस को खलल डालने के लिए, और ऐसे बयानात ना दे जिससे यहाँ की एस्पिरेशन को फिर से हर्ट हो। और मुझे लगता है आज डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ पे आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। कोविड की जो महामारी है उससे बड़ा देश जूझ रहा है, और कश्मीर में अच्छा हुआ है वातावरण, उसके जो माहौल है उतना यहाँ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि आज जो एलजी गवर्नमेंट है उन्होंने पर पंचायत 5-5 बेडों का जो अनाउंसमेंट किया, आज हमारे पास बेड्स। चलिए, एजाज अहमद बीजेपी के लीडर, नौजवान लीडर, और बात कर रहे थे पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। याद दिलाएं, ये बयान जो है ये महबूबा मुफ्ती ने दिया था, और महबूबा मुफ्ती ने परसों जब जो गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई थी उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया था कि कश्मीरियों से भी बात है, पाकिस्तान से भी बात करनी है। और उसमें बहुत से मामला देखने को मिले थे। टीवी डिबेटर्स को मौका मिला था, टीआरपी का एक मौका मिला था कुछ टीवी चैनल्स को, और ये मामला कल से लेकर आज तक भी गर्म था। लेकिन क्या रही पीडीपी की सारी सिचुएशन में सूरत-ए-हाल, क्या पीडीपी के लीडरान का कहना है, रऊ बट पीडीपी के सीनियर लीडरान में शुमार होते हैं और तेज तरार बयानात देते हैं महबूबा मुफ्ती की तरह। जिस तरह महबूबा मुफ्ती के तेज तरार बयानात आते हैं, इसी तरह रऊ बट भी पीडीपी के हलकों में काफ़ी तेज तरार लीडर के तौर पर गिने जाते हैं। हमने उनसे ही पूछा कि ये सारी सूरत-ए-हाल, और इसमें पाकिस्तान, नई दिल्ली और कश्मीर, इसमें पीडीपी अब कहाँ फिट होती है? क्या पाया दिल्ली में, क्या खो के आए? कहीं सब लोग एक ही प्लेटफार्म पे अब तो नहीं पहुंचे हो, कहीं सजाद गनी लोन, कहीं अल्ताफ बुखारी, कहीं फारूक अब्दुल्ला, कहीं महबूबा मुफ्ती, सब के सब एक बराबर तो अब नहीं हो गए। कदावरी की बात तो नहीं गई। जवाब रऊ बट का कुछ इस तरह का था। जो हमारी मुश्किलात है, जो हमारी डिमांड्स है, वो सारी जो मैडम महबूबा मुफ्ती ने यहाँ लोगों से वादे किए थे वो वहाँ रखे गए। चाहे वो 35A का मसला हो, 370 का मसला हो, जो मसले कश्मीर पे बातचीत हो,
उसके साथ साथ बॉर्डर्स जो है जितने भी रोड्स है वो ओपन होने चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, जितने भी हमारे यूथ पॉलिटिकल लीडर्स बंद है यहाँ के जेलों में है या बाहर के जेलों में, उन्हें रिहा किया जाए। उसके साथ साथ जो यहाँ नुकसानात हुआ है 2019 के ऑनवर्ड्स, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। और चलिए नाज़रीन, अब कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमने सियासत पे बात की, हालात पे बात करें तो हम ये तस्वीर आपको श्रीनगर के शहीदगंज पुलिस थाने की दिखा रहे हैं। और शहीदगंज पुलिस थाने ने मुआरका तय किया है, चोरों को गिरफ्तार किया है। ये वो चोर हैं जो नए ज़माने की पूरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कभी गाड़ियां चुरा लेते थे, कभी स्कूटी चुरा लेते थे, और गाड़ियों से लेके स्कूटी चुराते चुराते ये लोग अब तक नकदी भी चुरा लेते थे। इनसे 4,50,000 रुपए कैश भी पुलिस ने, शहीदगंज पुलिस थाने ने बरामद किए हैं। 2 गाड़ियां भी इनसे जब्त हुई हैं, एक पुरानी ही गाड़ी सही लेकिन गाड़ियां हैं, और 2-4 स्कूटी भी। लेकिन मजेदार कहानी है कि इन लोगों के पास चाबियों का एक बड़ा ठेला, या कहें गुच्छा नहीं कह सकते हम, ठेला भी पुलिस ने जब्त किया है। और ये ठेला जो चाबियों का था, ये चोर मौके पर इस्तेमाल करते थे। जब भी चोरी करनी होती थी तो उन्हें मौके पर इस्तेमाल करते थे। और इस चोरी की वारदात में इंटरनेशनल ना सही लेकिन नेशनल तरज की चोरी है, क्योंकि गैर रियासी चोर भी इस ग्रुप में हैं और रियासत के चोर भी हैं। और 2 बच्चों के बारे में, जो कम सिन बच्चे हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो इस ग्रुप में शामिल हैं, खवातीन भी इस ग्रुप में शामिल हैं। यानी शहीदगंज पुलिस थाने की बड़ी कार्रवाई, और शहीदगंज थाने की इस कार्रवाई पर आपको बताते चलें कि लोगों में वाहवाही हासिल की जाती है। और नाज़रीन, अब आपको बताते चलें, शादी मर्ग पुलवामा में आज छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का योम पैदाश मनाया गया। और इस मौके पर गुरुद्वारा छठी पातशाही शादी मर्ग पुलवामा में सिख मजहब से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि यहाँ मुफ्त लंगर का एहतमाम भी किया गया था। और यहाँ भाईचारे की एक बड़ी मिसाल भी देखने को मिली। यहाँ सिख बरादरी के साथ मुस्लिम बरादरी के लोग भी थे, और मुस्लिम बरादरी के लोगों का यहाँ पहुँचना, सिख बरादरी का साथ देना, और इस पर दोनों मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से जहाँ गले मिल रहे थे, वहाँ ये भी बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल और कहाँ मिल सकती है। ये तो मिसाल है, और इस मिसाल में उन्हें बताया गया कि बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और चलिए नाज़रीन, अब कुपवाड़ा के रुख भी करते हैं। कुपवाड़ा के जिले तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन ने आज कोविड के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए दावा किया कि कुपवाड़ा में कोविड को लगभग खत्म किया जा रहा है। और उन्हें उन्हें बताया कि लोगों को चाहिए कि वो सरकार की तरफ से कोविड गाइडलाइंस का एहतराम करें, ख्याल करें, और कोविड के हवाले से जितनी भी सरकार ने जानकारी दी है उसके हवाले से वो उस पर पूरी तरह से अमल दरामद करें। जुर्माना भी उन्हें बताया कि वसूल किया जा रहा है, और अब तक 17 लाख के करीब लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। और ये वो लोग हैं जो कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते थे। ताहम उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीन कराइएगा, अपने आप को बचाइएगा, अपने मुल्क अपने कौम को बचाएगा, वैक्सीनेशन से ही बचा जा सकता है। खुद ब खुद जो है एसओपीज को और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपरली फॉलो करें। जहां तक पिछले हफ्ते का ताल्लुक है, अप्रैल से एनफोर्समेंट का ताल्लुक है, उसमें 17 लाख से जायद जो है डिफरेंट किस्म के फाइन्स किए गए हैं। और रिगार्डिंग वैक्सीनेशन हमने 57% जो है, कल की डेट में हम 57% तक पहुंच चुके हैं एज पर अवेलेबिलिटी। और आज भी हमारे पास 8,000 जो है वैक्सीन अवेलेबल है, और हमारे जो है मिशन मोड में आज भी वैक्सीन चल रही है। और चलिए नाज़रीन, हम बडगाम का रुख भी करते हैं। आपको याद होगा इसी हफ्ते बडगाम में एक वाक़ा पेश आया था। डॉक्टरों पर गफलतशारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए हंगामा भी अस्पताल में हुआ था। एक बच्चे की मौत का वाक़ा था, और दर्द ज़हम में मुब्तला खातून को सही ट्रीटमेंट, सही इलाज न मिलने का यहाँ इल्ज़ाम लगाया गया था। और उसी पर हमने भी खबर बताई। हमने तब डॉक्टर मुश्ताक जो डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर, उनसे पूछा था कि क्या है। और आज इसी मामले को जांचने और परखने के लिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद खुद बडगाम के जिला अस्पताल गए, और यहाँ उन्होंने सभी पर मामलात को परखने की कोशिश की, सभी मामलात पर नज़र भी रखी, अटेंडेंस भी लोगों की जानी परखी, और अटेंडेंस के साथ साथ यहाँ दी जा रही सहूलियात का जायज़ा भी लिया, और ये भी बताया कि जहाँ भी जिसकी कोताही होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर मुश्ताक डायरेक्ट हेल्थ सर्विस कश्मीर बडगाम जिला अस्पताल में, और ख़बर की परख लेते हुए वो आज सभी मामलात को जाँचने और समझने की कोशिश भी कर रहे थे।
जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डुल्लू साहब की डायरेक्शंस थी कि यहाँ एक डायलिसिस यूनिट होना चाहिए। आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में अब ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको किडनीज इन्वॉल्व होती है। कभी जो भी किडनी पेशेंट है जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर होगा उसको यहाँ ये डायलिसिस फैसिलिटी हम विद इन 3 days स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारे 5-6 यूनिट्स है जिसमें हम ये डायलिसिस यहाँ इस एरिया। चलिए डॉक्टर मुश्ताक बडगाम में, लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते ये भी बताते चलें कोयल पुलवामा का इलाका और तेंदुए का डर कोयल पुलवामा तक भी पहुंच चुका है। बडगाम से निकला तेंदुए का डर अब वादी या यूं कहें जिला बडगाम और आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया कि एक तेंदुए के बच्चे को भी यहाँ पकड़ा गया था और इस तेंदुए को बाकी इस माँ या दूसरे लोगों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन तेंदुओं ने पूरे इलाके में खौफ दहशत पैदा कर रखा है और खौफ दहशत पैदा करते हुए मुकामी लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ये तेंदुए का बच्चा है और ये कोयल पुलवामा में पकड़ा गया है। और मुकामी लोग कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाए। इलाके में तेंदुआ हो सकता है, बच्चा है तो माँ भी होगी, तो उस माँ को पकड़ने के लिए जंगलात में मुंतकिल करने के लिए कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, ये वहाँ के लोग कहते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन दूसरी खबर चलते चलते चलिए ये कोयल पुलवामा साउथ कश्मीर का इलाका, लेकिन आपको नाजरीन चलते चलते आपको बताते चले किस्मत हो तो किसी और जैसी नहीं बल्कि उस शख्स जैसी जो दुबई से लेके अमृतसर तक सिर्फ एक पैसेंजर एक एयर इंडिया की फ़्लाइट में अकेला पैसेंजर आया। और किस्मत ये कि इस जहाज़ में वो अकेला पैसेंजर था। ये कल का वाक़ा, दुबई से फ़्लाइट उठी, अमृतसर पहुंची, लेकिन दुबई से लेकर अमृतसर तक न कोई इस फ्लाइट में चढ़ा न उतरा बगैर एक मुसाफिर के। और इस मुसाफिर ने खूब मज़े भी लिए, एयर का जो स्टाफ है उसके साथ सेल्फी भी ली। और ये पिछले 5 महीनों में ये तीसरा वाक़ा है जब दुबई और अमृतसर के दरमियान परवाज़ों में हो रही परवाज़ों के दौरान सिर्फ एक मुसाफिर ही उस पूरे जहाज़ में मटर गश्ती या मस्ती करता रहा। तो ये था हमारा अभी तक का जेके स्पेशल। बहुत सी खबरें रही हैं, हमारा सिस्टर कंसर्न भी उसके लिए है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ जेके 24/7 पर, लगातार आपके लिए हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मुझे अभी दीजिए अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी आपसे होगी हर वक्त हर समय मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।